कहानी के शुरुआत में हमें एक आइलैंड को दिखाया जाता है। बताया जाता है कि यह उस समय का सीन होता है जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था कि तभी उस आइलैंड पर दुश्मनों के 2 जहाज आकर गिरती है और उस शिप से 2 सोल्जर्स काफी सेफली तरीके से बाहर निकल कर आते हैं। हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं और इसी दौरान दोनों जंगल के अंदर भाग जाते हैं कि तभी उनमें से एक दूसरे को मारने ही वाला था कि तभी वहां अचानक से एक बहुत बड़ी सी अजीबोगरीब क्रिएचर को दिखाया जाता है और इसी जीव का नाम कॉन्ग था। उसे देखकर वो दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं और सीन को यहीं से शिफ्ट करके काफी साल बाद के समय में लेकर जाया जाता है। यहाँ पर हमें जियोलॉजिस्ट की एक टीम दिखाई जाती है जिसमें एक बिल नाम के आदमी के साथ उसके एक साथी को भी दिखाया जाता है। यहाँ पर पता चलता है कि बिल काफी रिसर्च के बाद एक आइलैंड को ढूंढ निकाला था और वहाँ पर उसे जाने के लिए कुछ फंड्स की जरूरत थी और उसी फंड्स के लिए वो दोनों सेनेटर के ऑफिस में गए हुए थे। ये उसी आइलैंड की बात कर रहा था जो मूवी के स्टार्टिंग सीन में हमें दिखाया गया है। उसका यहाँ पर कहना था कि वो आइलैंड बहुत ही पुराना है और उस पर बहुत ही अजीब अजीब तरह के पुराने और बहुत ही बड़ी क्रिएचर रहते हैं, लेकिन अभी तक दुनिया उनके बारे में कुछ भी नहीं जानती। तो क्यों ना बिना देरी किए हम ही उन्हें ढूंढ लें। सेनेटर को यह प्लान बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और यहाँ उसे फंड देने से साफ साफ मना कर देते हैं, लेकिन बिल उन्हें फोर्स करने लगता है कि पूरी दुनिया इवन रसिया भी इस आइलैंड को क्लेम करना चाहता है, इसीलिए उससे पहले हमें वहाँ पर जाना चाहिए। यह सुनने के बाद सेनेटर उसे वहाँ पर जाने के लिए परमिशन दे देता है और फंड्स भी। अब जाहिर सी बात है कि अकेला तो वो वहाँ पर जा नहीं सकता था, इसीलिए वो अपना एक टीम बनाता है जिसका वो खुद एक इंचार्ज होता है और साथ में बहुत सारे सोल्जर्स को अपने साथ रखता है, जिसमें हम एक मेजर को भी देखते हैं और उसने एक गाइड के लिए भी हायर किया हुआ था जिसका नाम जेम्स था और उन सभी चीजों को कैप्चर करने के लिए एक फोटोग्राफर लड़की भी थी जिसका नाम मेसन था। एक बार सभी लोग एक मीटिंग करते हैं और इन्हें बताया जाता है कि अगर हम इन केस कहीं पर गुम हो गए तो हम किस लोकेशन पर मिलने वाले हैं। अगले दिन ये लोग हेलीकॉप्टर में जाते हैं क्योंकि इन लोगों को वहाँ से उस आइलैंड के लिए जाना था और जब अगले दिन ये लोग जब समुंदर पर पहुँचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जिस रास्ते से उन्हें हेलीकॉप्टर तक जाना है वो रास्ता इस समय उनके लिए ठीक बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि वहाँ पर इस समय तूफान से भरा पड़ा है। लेकिन बिल इस बात पर जरा सा भी ध्यान नहीं देता और ढेर सारे हेलीकॉप्टर्स में अपनी टीम को बैठाकर वहां से निकल जाता है। उस रास्ते पर आते ही वहां पर तूफान बढ़ने लग जाता है। इस सिचुएशन को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये और इनका हेलीकॉप्टर्स बचने वाले हैं, लेकिन किसी तरह जैसे तैसे करके वे सभी के सभी वहां से निकल आते हैं और फाइनली उसी आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। उनमें से एक जियोलॉजिस्ट कहता है कि हो सकता है ये बड़ी बड़ी क्रिएचर्स शायद जमीन के नीचे रहती हों, इसीलिए वो जमीन के नीचे साइड पर ब्लास्ट करने लगते हैं, लेकिन उनके ब्लास्ट की वजह से आइलैंड में हलचल मच जाती है। बहुत सारे जानवर जंगल से निकलकर भागने लग जाते हैं और बड़े बड़े पेड़ आकर उनके हेलीकॉप्टर्स पर गिरने लग जाते हैं कि तभी ये सभी के सभी लोग एक बहुत ही बड़ा क्रिएचर को देखते हैं जो ठीक उनके सामने था, यानी कॉन्ग। ब्लास्ट की वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्से में आकर इन पर अटैक करना शुरू कर देता है। यह देखने के बाद मेजर अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देते हुए उस पर फायरिंग करने के लिए कहता है और जैसे ही वे सभी उस पर फायरिंग करना शुरू करते हैं तो वो गुस्से में पागल सा हो जाता है और इनके हेलीकॉप्टर्स के साथ साथ इन पर भी अटैक करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से काफी सारे सोल्जर्स अपने जान से हाथ धो बैठते हैं। यहाँ से ये सभी 2 ग्रुप्स में बट जाते हैं। एक ग्रुप में आर्मी के लोग थे और दूसरे ग्रुप में जेम्स के साथ मेसन और बाकी के लोग थे। अब जबकि मेजर के काफी ज्यादा सोल्जर्स मर चुके थे तो वो बिल पर गन पॉइंट कर देता है और उससे पूछने लगता है कि आखिर तुम हमें यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। तब बिल उससे कहने लगता है कि ये दुनिया, ये प्लेनेट दरअसल हमारा था ही नहीं। यहाँ पर तो काफी साल पहले जानवर रहा करते थे, इवन ऐसे ऐसे क्रिएचर्स जिन्हें हम अभी जानते भी नहीं हैं। यहाँ पर वो मेजर को बताने लगता है कि मैं एक दिन समुंदर में बोट पर सफर कर रहा था कि तभी उसी समय एक बहुत ही बड़े क्रिएचर ने हमारे बोट पर अचानक से अटैक कर दिया और सभी के सभी मारे गए सिवाय मेरे। और जब मैं वापस जाकर इस बारे में सब कुछ बताने लगा तब किसी ने भी मेरी बातों पर यकीन ही नहीं किया। तब मैंने उसी दिन से सोचा कि मैं इस पर खुद ही रिसर्च करूंगा और लगभग 30 साल बाद मैं यहाँ इस जगह पर आया हूँ और दुनिया को बता सकूं कि इस धरती पर ऐसी भी क्रिएचर्स हैं जो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। वो कहता है कि जल्द ही ये क्रिएचर्स इंसानों पर कब्जा करने
करने वाले हैं, इसीलिए इससे पहले हमें ही इन्हें ढूंढकर कंट्रोल कर लेना चाहिए। अब पता चलता है कि इनका एक सोल्जर गुम हो गया था, तो मेजर अपनी टीम के साथ उसे ढूंढने के लिए जंगल की तरफ जाता है। लेकिन आगे जाते समय एक सोल्जर के मुंह से एक बैम्बू आर पार हो जाता है और उसकी काफी बुरी तरह से डेथ हो जाती है। ऊपर देखने के बाद इन्हें पता चलता है कि एक मकड़ी बैम्बूस के बीच में ही अपना घर बनाकर रखा हुआ था। वो बाकी के आम मकड़ियों में से अलग थी, दिखने में काफी खौफनाक थी। वो अचानक से सभी सोल्जर्स पर अटैक करना शुरू कर देती है, लेकिन मेजर उसे शूट करके मार डालता है। ये जंगल अजीबो गरीब क्रिएचर से भरा हुआ था। दूसरी तरफ हमें वही सोल्जर को दिखाया जाता है जो गायब हो चुका था। वो एक नदी के किनारे पर खड़ा हुआ था। तब उसे कॉन्ग दिखाई देता है। वो वहाँ पर देख पाता है कि पानी में से निकलकर एक बड़े से ऑक्टोपस कॉन्ग पर अटैक कर डाला है, लेकिन कॉन्ग ने उल्टा उसे मार डालता है और उसे जिंदा ही खाने लग जाता है। यह सब देखकर वो सोल्जर काफी डर जाता है। दूसरी तरफ हमें जेम्स की टीम को दिखाया जाता है जो आगे की तरफ बढ़ रहे थे कि तभी उनके सामने एक बहुत ही बड़ा क्रिएचर नजर आता है जो कि एक बहुत ही बड़ा बफेलो था। उसे देखते ही वो काफी डर जाते हैं और उसे शूट करने से पहले ये देखते हैं कि क्या ये कुछ करता भी है या नहीं, लेकिन वो तो बेचारा बहुत ही मासूमियत के साथ बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। कुछ और दूर जाने के बाद इन्हें कुछ जंगली यानी आदिवासी से इनका पाला पड़ जाता है। उनमें से एक आदमी भी था जो कि इंग्लिश बोल सकता था। इनफैक्ट वो उन्हीं दो सोल्जर्स में से एक बचा हुआ सोल्जर था जहां हमें इस कहानी के शुरुआत में बहुत साल पहले का सीन दिखाया गया था। वो उन लोगों को उस कबीले के अंदर लेकर जाता है और उन्हें बताने लगता है कि कई साल पहले हम दो सोल्जर्स यहाँ पर फंस चुके थे और तभी से हम यहाँ पर रह रहे थे, लेकिन कुछ ही साल पहले उसके दूसरे साथी को एक स्कल क्रॉलर नामी क्रिएचर ने बहुत दर्दनाक तरीके से मार डाला और ये अजीबो गरीब क्रिएचर जमीन के ठीक नीचे ही रहता है और कौन का जानी दुश्मन है। वो उन्हें यह भी बताता है कि तभी से ये जमीन के नीचे ही रह रहे थे, लेकिन उस बॉम्ब की वजह से जो तुम लोगों ने जमीन के नीचे ब्लास्ट किया वो अब ऊपर आ चुके हैं। वो बताता है कि कॉन्ग हमारी हिफाजत करता है और अगर इसने कॉन्ग को कुछ कर दिया तो हमें कौन बचाएगा। जेम्स की टीम के पास बहुत ही कम समय बचा हुआ था उस जगह पर पहुंचने के लिए, तो वो बूढ़ा सोल्जर जो इन्हें मिला हुआ था इनसे कहता है कि पैदल जाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, इसीलिए मैं तुम्हें एक बोट देता हूँ। जिसके बाद ये सभी मिलकर उसे रिपेयर करने लग जाते हैं। इसी दौरान मेसन देखती है कि एक बफेलो पर एक बहुत बड़ा सा हेलीकॉप्टर गिरा हुआ है। वो उसकी हेल्प करने के लिए हेलीकॉप्टर को उठाने की कोशिश करने लग जाती है, लेकिन उससे ऐसा कहाँ होने वाला था कि तभी वहीं पर कॉन्ग आकर हेलीकॉप्टर को बड़ी आसानी से उठा लेता है और बफेलो की जान बचा लेता है। मेसन यहाँ पर कॉन्ग को देखकर डर जाती है, लेकिन फिर वे सोचने लग जाते हैं कि जो जानवरों के लिए इतना रहम दिल हो सकता है तो वो कैसे किसी पर जुल्म कर सकता है। अब दूसरी तरफ उसी गायब हुआ सोल्जर को दिखाया जाता है। वो एक जगह पर जैसे ही बैठा हुआ था कि तभी उसे रियलाइज होता है कि ये कोई पेड़ नहीं बल्कि ये भी एक क्रिएचर ही है। अब जैसे ही वो क्रिएचर अपनी जगह पर खड़ा हुआ तब वो उस पर शूट करने लग जाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि वो क्रिएचर तो किसी से डरकर भागने लगा है और जिससे डरकर वो भाग रहा था वो कोई और नहीं बल्कि स्कल क्रॉलर ही था। अभी वो सही से देख ही पाता कि तभी अचानक से वो उसे मार डालता है। इधर हमें दिखाया जाता है कि आर्मी भी अब आगे जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी थी और जेम्स के टीम का भी बोट पूरी तरह से रेडी हो चुका था। जिसके बाद वो वहाँ से कबीले वालों को बाय कहकर निकल पड़ते हैं और सभी काफी खुश थे कि वो आइलैंड से जा रहे हैं, लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि वे सभी के सभी आइलैंड से बाहर नहीं बल्कि मौत के सीधा मुंह में जा रहे हैं। इसी दौरान वहाँ पर अजीबो गरीब बर्ड्स आते हैं और उनमें से एक आदमी को उठाकर अपने साथ लेकर जाते हैं। जेम्स उन बर्ड्स को शूट करने ही वाला था, लेकिन देखते ही देखते वो सारे के सारे बर्ड्स उस आदमी को टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं और ये लोग कुछ नहीं कर पाते। उदासी के साथ ये लोग बोट के अंदर वापस चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि कुछ समय बाद मेजर को टीम और जेम्स की टीम एक जगह पर मिल जाते हैं। अब जैसा कि उन्हें पता था कि इनका एक सोल्जर था जो गुम हो चुका था, इसीलिए मेजर को काफी उसकी फिक्र हो रही थी। मेजर कहता है कि हमें उसे ढूंढने के लिए वेस्ट में जाना पड़ेगा, लेकिन तभी वो बड़ा सोल्जर इन्हें कहने लगता है कि नहीं, वहाँ जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है और वो हमें जान से मार डालेगा। मेजर किसी का भी नहीं सुनने वाला था और जेम्स से कहता है कि मेरे साथ चलो। अब ये सभी मिलकर एक जगह पर जाते हैं। वहाँ आते ही उन्हें नजर आती है कि यहाँ पर बहुत सारे स्केलेटन और हड्डियां डिग्रेड होकर फॉसिल फ्यूल बन गए थे। उनके से एक आदमी सिगरेट पीकर जैसे ही नीचे फेंकता है जिसकी वजह से आग लग जाती है और बहुत ही बड़ा धमाका
होता है, जिस धमाके की वजह से आसपास के स्कल क्रॉलर जाग जाते हैं और सभी पर अटैक करने लग जाते हैं, जबकि बदले में वे सभी उस पर फायरिंग भी करते जा रहे थे। लेकिन मजाल उनका कुछ बिगड़े कि तभी एक क्रिएचर के मुंह से एक स्कल निकलकर बाहर आता है, जिसमें उसी सोल्जर का लॉकेट था जो गायब हो चुका था। इसीलिए जेम्स समझ जाता है कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन अब तो ये यहाँ से भाग भी नहीं सकते थे, क्योंकि चारों तरफ स्कल्स ही स्कल्स भरे पड़े थे। और अब क्योंकि वहाँ पर ग्रीन कलर की गैस भी फैल चुकी थी और उनको मार पाना इनके लिए बहुत ही मुश्किल पड़ रहा था। लेकिन जैसे तैसे करके अपने फायर गन से उन्हें जलाकर मार देते हैं। अब जेम्स मेजर को बताता है कि आपका वो सोल्जर जिंदा नहीं रहा, और साथ वो उसे उसके लॉकेट भी दिखाता है। लेकिन यहाँ पर मेजर तो जैसे गुस्से से पागल हो जाता है और कहता है कि अब मैं कॉन्ग को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन सब उससे कहते हैं कि उसमें कॉन्ग का कोई कसूर नहीं है, बल्कि कॉन्ग तो सबकी हिफाजत कर रहा है, और अगर हमने कॉन्ग को कुछ कर दिया तो स्कल क्रॉलर हमें मार डालेंगे। लेकिन मेजर अपने जिद पर अड़ा हुआ था और किसी की बात सुनने की तैयार नहीं था। तब जेम्स कहता है कि आप ठीक उसी तरफ चले जाएं और मैं अपनी टीम को लेकर बोट के पास आपका वेट करूंगा। और ये सभी लोग फिर से दो टीम्स में डिवाइड हो जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि रात में जेम्स के साथ मेसन एक पहाड़ की चोटी पर बैठी हुई थी कि तभी वे दोनों देखते हैं कि कॉन्ग ठीक इनके सामने आ जाता है। मेसन डरते डरते अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाकर उससे प्यार करने लग जाती है और वो उसे कुछ भी नहीं कहता। तब यह देखकर मेसन को काफी अच्छा लगने लगता है कि ये सच में काफी अच्छी क्रिएचर है। अब दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि मेजर और उसके सोल्जर्स ने नदी के किनारे पर बहुत सारे बॉम्ब्स को लगा दिए हैं। ब्लास्ट की वजह से कॉन्ग वहां पर आ जाता है और उन सोल्जर्स को मारना शुरू कर देता है, क्योंकि कॉन्ग के हिसाब से ये प्लेनेट को खराब कर रहे थे। लेकिन आग इतनी ज्यादा मात्रा में था कि वो खुद जलकर बेहोश हो जाता है। यहाँ पर मेजर अपने सोल्जर्स को और भी बॉम्ब ब्लास्ट करने का ऑर्डर दे देता है। लेकिन तभी उसी समय जेम्स वहां पर आ जाता है और उसे समझाने लगता है कि हम कॉन्ग की वजह से ही अभी तक बचे हुए हैं और कॉन्ग हमारा दुश्मन नहीं है। मैं तुम्हें आखिर कैसे समझाऊं? लेकिन मेजर अभी भी नहीं मानता। वो कहता है कि ये जब दुनिया यानी पूरा प्लेनेट अर्थ ही हमारा है तो हम ही सबसे ऊपर रहेंगे और इन्हें मर जाना ही बेहतर होगा। लेकिन जेम्स के काफी समझाने के बाद वो अपनी गन को जैसे ही रखने वाला था कि तभी वहीं पर एक बहुत ही बड़ा स्कल क्रॉलर आ जाता है। वो जैसे ही इन पर अटैक करने ही वाला था कि तभी कॉन्ग भी होश में आ जाता है और खड़ा हो जाता है। यह देखकर मेजर उन्हें फौरन ऑर्डर देता है कि अब बॉम्ब्स को एक्सप्लोड कर दिया जाए। लेकिन कॉन्ग और स्कल क्रॉलर दोनों में एक जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है और बाकी के लोग बोट की तरफ चले जाते हैं। इनमें लड़ाई इतनी लंबी तक चलती है कि सुबह हो जाती है। अब दूसरी तरफ सोल्जर्स स्कल क्रॉलर पर फायरिंग कर रहे थे और वो कॉन्ग को छोड़कर उनकी तरफ बढ़ने लग जाता है। कॉन्ग को देखते हैं जो अब जख्मी के साथ पानी में गिरा हुआ था, जो बड़े से चेन में फंस चुका था कि तभी एक सोल्जर अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए वो सभी बॉम्ब्स को अपने साथ बांध लेता है और स्कल क्रॉलर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और सोचने लगता है कि अगर ये मुझे खा लेगा तो ये सारे बॉम्ब्स उसके पेट में ही एक्सप्लोड हो जाएगा और ये मर जाएगा। लेकिन ये विशाल सा क्रिएचर भी काफी चालाक निकला। वो उसे अपनी पूंछ से इतनी जोर से मारता है कि वो पहाड़ के चोटी पर जाकर लगता है और बॉम्ब्स एक्सप्लोड होने की वजह से वो भी मारा जाता है और वो स्कल क्रॉलर बाकी के लोगों को मारने के लिए बढ़ने लगता है। लेकिन तभी कॉन्ग भी उठ खड़ा होता है और उसे काफी जोर से खींचता है और मेसन एक पहाड़ के चोटी पर चढ़कर फ्लेयर गन फायर कर देती है कि हेलीकॉप्टर्स को बता सके कि हम सभी यहाँ पर हैं। लेकिन वो नदी में ही गिर जाती है। इधर कॉन्ग अपनी पूरी ताकत लगाकर उस स्कल क्रॉलर से लड़ रहा था और अब कॉन्ग काफी गुस्से में भी आ चुका था। इस सीन को देखकर ऐसा लग रहा था कि अब स्कल क्रॉलर नहीं बचने वाला है और कुछ ऐसा ही होता है। कॉन्ग उस क्रिएचर यानी स्कल क्रॉलर की जुबान को सीधा बाहर खींच देता है और उसके बॉडी को काफी बुरी तरह से चीर फाड़ कर उसे खत्म कर देता है, जिसके बाद वो मेसन को पानी से निकालता है और इंसानों के पास छोड़ देता है। जिसके बाद ये बचे हुए लोग साथ में मिलकर वापस अपने शहर के लिए चले जाते हैं। अब आते ही ये कंपनी जो आने वाले क्रिएचर्स को अपने कंट्रोल्स में रखना चाहती थी, जेम्स और मेसन को हायर कर लेती है। हम यहाँ पर देखते हैं जो वो बूढ़ा सोल्जर जो आज से 30 साल पहले उसी आइलैंड पर गुम हो चुका था, अब वो भी वापस आ चुका था और अपनी बीवी और अपने बेटे से मिलता है और बहुत ही खुश हो जाता है। और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।